हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप सभी ने पढ़ा था यहाँ पे सोशल स्किल्स के बारे में। तो उसी से रिलेटेड आज एक कम्युनिकेशन स्किल, ये लेक्चर 2 होने वाला है। इसकी पीडीएफ भी आपको 1 या 1.5 दिन बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी बी और जो उससे रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, नहीं तो सर्च भी कर लेना एसएससी बी। वहाँ पे 5,500 समथिंग है, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको लेना देना नहीं, मतलब पर्टिकुलरली आपको देना नहीं है, लेना तो है खैर ये वाला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना समय गवाए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अगर आप ये जो मेरी वीडियोज़ आएंगी, जो सीरीज आएगी, 2 को आपका एग्जाम है ना, 2 सितंबर को आपका एग्जाम है आई थिंक। तो समझ लो कि आपके पास अभी कितने दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे 10 दिन बचे हुए, 11 दिन बचे हुए। इन 11 दिनों में आपके पास 60 टॉपिक है, क्योंकि जो ये आपका है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर जिनका जर्नल बच्चों का है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए, इसका आपने नहीं पढ़ा, तो समझ लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेम आपका सोशल स्किल जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें और जानी। इसमें रिटर्न स्किल्स भी आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करेंगे, इसे हम बोलते हैं संचार कौशल। अगर मैं संचार कौशल की यहाँ पे बात करूँ, तो संचार कौशल का मतलब क्या होता है, ठीक है। संचार कौशल का परिचय क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो यहाँ पे ये सीधा बोलते हैं कि प्रभावी संचार व्यक्तित्व और व्यावसायिक दोनों स्थितियों में सफल बातचीत पर आधारित है। यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एक सक्सेसफुल इंटरेक्शन है किसके बीच में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स के बीच में। सेटिंग्स का मतलब है लाइफ, पर्सनल लाइफ में आप कैसे हो, प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे, जैसे मेरे ऑफिस में कैसा हूँ, मैं घर में कैसा हूँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसमें आप इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, इमोशंस को दूसरे वाले को दिखाते हो, या फिर दूसरे के इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को या फिर थॉट्स को समझते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन यहाँ पर आप दूसरे के साथ बिठाना चाहते हो। और ये क्या है, विचार और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित करने की कला इसमें शामिल होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप कि अगर आप एक व्यक्ति हैं, आपको समाज में रहने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल, उन दोनों में रहने के लिए आपको संचार की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें आप विचार, ठीक है, सूचना और भावनाओं को एक साथ समझ पाते हैं या फिर समझा पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन, इसे आपने स्किल्स वाले में भी देखा था। मौखिक संचार, मौखिक संचार में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मौखिक संचार में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपने पहला वाला लेक्चर देखा था मेरा, उसमें ये नहीं था, क्लैरिटी एंड इनंशिएशन। इसमें क्या होता है, आपने अपने शब्दों को स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से बताना है, उसका उचित उच्चारण करना है कि आप जो बोल रहे हैं, कहीं आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को गलत तो नहीं लग रहा है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन सामने वाले को कई बार वो गलत लगता है। तो यहाँ पर आपको गलत संचार से रोकने के लिए आपको अपने आप को क्लैरिटी एंड इनंशिएशन, यानी कि अच्छे तरीके से बोलना होगा। टोन एंड इन्फ्लेक्शन, कई बार क्या होता है, आप कुछ चीज़, जैसे हरियाणा वालों को देख लो, उनको वो प्यार से बोल रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि वो बहुत मतलब डांट रहे हैं आपको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो भी प्यार से बोलते हैं, लेकिन बस उनकी आवाज़ खड़ी बोली में होती है। हाँ भाई क्या कर रहा, इसमें आपको प्यार का भाव नहीं आएगा, इसमें आपको क्या लगेगा कि ये आपको डांट रहा है, लेकिन वो आपसे प्यार से ही बात कर रहा है। तो ये भी आपने ध्यान देना है कि जो अपनी टोन है, ठीक है, हमेशा आपने अपनी टोन कैसे रखनी है। स्वर या स्वर भावनाओं, इरादों को व्यक्त करता है। जो आपके बातें हैं वो आपके इरादों को क्या करती है, व्यक्त करती हैं कि आपके इरादे क्या हैं, ठीक है। तो पिच यानी कि मतलब होता है आपकी जो टोन की वॉल्यूम है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपने जो टोन की वॉल्यूम है अपनी ज़्यादा हाई भी नहीं रखना, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी। ऐसा भी नहीं बोलना कि सामने वाले को सुनाई ना दे, ओके। इतना नॉर्मली बोल लो कि सामने वाले को सुनाई दे जाए, ज़्यादा हाई भी ना हो ज़्यादा लो भी ना हो। तो इसका अपने यहाँ पे बेसिक ध्यान देना है। वोकैबलरी चॉइस, शब्दावली का चयन आपने कैसे करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इतने हार्ड वर्ड्स भी मत लेना, इतने नॉर्मल वर्ड्स भी लेना। Selecting appropriate word for context ensure that the message is accurately conveyed without confusing or alienation the listener। यानी कि संदर्भ के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन यह सुनिश्चित करता है कि संदेश श्रोता को भ्रमित या विमुख किए बिना सटीक रूप से व्यक्त किया जा सके। अब क्या होता है कि आपने जो अपना संदेश देना है वो आपने इस प्रकार से देना है, ऐसे जो वर्ड्स है उनका प्रयोग करना है जहां पर ऐसा ना हो कि सामने वाला भ्रम में हो जाए कि इसने क्या बोला यार, ये
क्या बोलना चाह रहा है, ये समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आपने उन शब्दों का चयन करना है जो सामने वाले को भ्रमित ना करे, जो आपके संदेश को क्लियरली दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो। एक्टिव लिसनिंग, ये आपने पहले भी पढ़ा है एक्टिव लिसनिंग के बारे में। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, सक्रिय रूप से सुनना। अगर आप आधी नींद में हो, समझ नहीं रहे हो बातों को, तो आप सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाओगे, आपको गलत लगेंगी वो बातें। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि सक्रिय रहकर, होश में रहकर आपने हर चीजों को यहाँ पे सुनना है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से सुन पाए। ओके, अब यहाँ पे चीजें क्या है कि लिसनिंग एक्टिवली इन्वॉल्व फोकसिंग एंटायरली ऑन द स्पीकर। आपने पूरे जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जैसे मैं हूं, आपने मेरे ऊपर यहाँ पर पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से सुना है, आपने मेरी बातों को समझा है, आपने एंगेजमेंट शो करा है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठा हुआ हूँ और आप बोल रहे हो तो आप चले जाओगे। अगर आप अपने, हाँ आपकी बात मुझे अच्छी लगी है, यस मैं समझ रहा हूँ, आपने उसका एंगेजमेंट दिखाना है कि हाँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप अपने नोट्स बना रहे हो तो वो एक एंगेजमेंट है, हालांकि मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको बेस्ट लगेगा कि हाँ सर ने ये बातें बोली थी और मैं इसके नोट्स बना दूँ छोटे छोटे, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, शोइंग एंगेजमेंट थ्रू वर्बल क्यूज, नोडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स। अगर आपसे कोई जो श्रोता है, मतलब एक तरीके से मैं ये कहता हूँ स्पीकर है, जो आपसे कोई कुछ बात कर रहा है, अगर वो आपसे कोई प्रश्न पूछता है अपनी, जो उसने अभी तक कथा सुनाई, तो आप उसका प्रॉम्प्टली आंसर कर पाओ। इससे पता चलता है कि आप अभी तक इंगेज थे, आप उसकी बात सुन रहे थे, आप हाँ हाँ कर रहे थे और आप उसकी बात का जवाब भी दे रहे थे। तो जवाब देना भी बहुत जरूरी है, सामने वाला भी सो जाएगा। ओके, सर हिला रहे हैं आप, प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसकी बातों को, उसकी आंखों पे देख रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, सक्रिय रूप से सुनने की पहचान होती है। ठीक है, क्वेश्चन स्किल्स क्या होता है, क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब होता है कि आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, कि ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि जिससे सामने वाला भयभीत हो जाए, सामने वाले के पास उत्तर ही ना रहे। तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, हमेशा एनकरेज करना है कन्वर्सेशन को। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछना, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति से आप पूछोगे अगर आपकी मृत्यु होगी तो आप क्या करना चाहोगे, तो ये क्लोज्ड है, उसकी मृत्यु होगी, उसको क्या पता कि कब होगी मृत्यु, क्लोज एंडेड है ना। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो कि जो सामने वाले को पता ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि आप अभी तक जीवन में आप अगले 2 सालों में आप क्या करना चाहेंगे, आपका क्या टारगेट है, वो एक ओपन एंडेड है। तो बोलेगा 2 साल में मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि अगर आप राष्ट्रपति के लिए चयनित हो जाते हैं तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा, तो उसे पता नहीं है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा या नहीं बनूंगा। एक दिन के लिए अगर आपको राष्ट्रपति बना दें तो आप क्या करना चाहेंगे, मूवी थोड़ी ना चल रही है, नायक मूवी की सीएम बना दो, पीएम बना दो। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे इस चीजों का ध्यान देना है कि आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जो क्या है, क्लोज्ड है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का आपने हमेशा ध्यान देना है। दूसरा आया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक। यहाँ पे आप अपनी बातों का इस्तेमाल नहीं करते, आप बोलने का इस्तेमाल नहीं करते, आप इस्तेमाल करते हो अपने शरीर का, अपनी आंखों का। सबसे पहले आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपका क्या है, शरीर की गतिविधियां, आपकी क्या क्या गतिविधियां हैं। ठीक है, आपकी कौन सी मुद्रा है बैठने की, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका हाव भाव क्या है, आप उसके दृष्टिकोण से कैसे समझ पा रहे हैं। सकारात्मक शारीरिक भाषा, जैसे खुला बनाए रखना, तालमेल को बढ़ाना। देखो यहाँ पे क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने क्या करा है, ये क्या है कि बॉडी का मूवमेंट जो है, पोस्चर है, गेस्चर है, कैन रिवील अ लॉट अबाउट अ पर्सन्स फीलिंग एंड एटीट्यूड। जो भी आपका पोस्चर है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो यानी कि आपको ऐसे लगेगा ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं आपकी बातों को हाँ कर रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो मेरे बैठने का, अगर मैं ऐसे करके बैठूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये आलस्य है। तो बॉडी का पोस्चर भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज का भी आपने का बहुत बड़ा रोल है। आई कॉन्टैक्ट, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, दोबारा से बता देता हूँ। आई कॉन्टैक्ट, आंखों को देखना और घूरने में बहुत बड़ा फर्क है। सामने वाले के अपनी आंखों को नरम रखते हुए सामने वाले की आंखों में देखना और उसकी बातों को समझना, वो होता है आपका एक आई कांटेक्ट। अब ऐसे घूरना सामने वाले को, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट आपने बनाना है हमेशा, और कॉन्फिडेंस से बनाना है, ड्राई नहीं, सिंसियरिटी। आपकी आंखों में सिंसियरिटी झलकनी चाहिए कि यार ये बंदा सिंसियर है। इट वेरीज अक्रॉस कल्चर बट इन जनरल मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट शोज अटेंटिवनेस। तो यहाँ पर कई बार तो ऐसा लगता है कि ये मुझे घूर रहा है, लेकिन अगर आप एक आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि आप अटेंटिव हैं,
ओके, आंखों से संपर्क करना इसीलिए बहुत जरूरी है। अब आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जो आपका चेहरा है उसका भाव कैसा है। अब आप ऐसे करके मायूस बैठ जाओगे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे करके गुस्से में हो बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि ये गुस्से में, देखो सामने वाले के चेहरे को देख कर पता लगेगा आपको कि ये गुस्सा है, मुस्कुरा रहा है, या फिर तनाव में है। ओके, अगर आप तनाव में हैं तो आप मायूस रहेंगे, गुस्से में है तो आपका मुंह ऐसा रहेगा, अगर आप खुश हैं तो आपका खुशे में रहेगा, आप मुस्कुराएंगे। तो यहाँ पे आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, हमेशा आपने हमेशा जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए आईब्रो, ठीक है। और स्पोकन मैसेज कन्वे इमोशन दैट वर्ड अलोंग माइट नॉट कैप्चर। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कोई वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा तू क्या कर रहा है, तो ये पता लगेगा आपको ये गुस्से में बोल रहा है, लेकिन मैं क्या है आप क्या कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार ये प्यार से पूरा रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखो एक बार रिक्वेस्ट करने में और गुस्सा करने में आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको वैसे ही दिया, मैंने गुस्से से भी आपको वैसे ही बोला, तेज में बोला, तो आप समझ गए इसने गुस्से में बोला। लेकिन अगर मैंने प्यार से बोला है कि आप पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मैं बोलूँगा पढ़ ले जाके, तो आप बोलोगे गुस्से में बोल रहे हैं। समझ गए ना, मेरे चेहरे से और मेरी आवाज़ से समझ गए आप। तो ये होता है चेहरे का भाव। चेहरे के भाव ही आपको समझाता है कि आप सामने वाले का जो संदेश है वो किस प्रकार से है। ओके, तो ये चीज़ समझे आप कि कई बार बिना बोले भी आपकी चीज़ें बता देती हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। पर्सनल स्पेस ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। पर्सनल स्पेस का मतलब है ऐसी जगह भाई, मतलब समझाओ कि सामने वाले का बंदे का चीज़ें क्या है। जैसे मान लो कोई बंदा है, उसका हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो यहाँ पे आपने इस का मतलब ऐसा नहीं करना है कि उसको बोल देना है कि तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है, तू छोटा है आदमी, तू काला है, तू गोरा है। इन सब चीज़ों से बचना है। उसके फिजिकल चीज़ों का, उसके कल्चर का, उसके रिलीजन का आपने मजाक नहीं उड़ाना है। तेरे कल्चर में तो ऐसा होता है, तेरे कल्चर में ये खाते हैं, तेरे कल्चर में वो खाते हैं, तुम्हारे कल्चर में ये होता है, तुम्हारे कल्चर में वो होता है। इन सब चीज़ों से आपने बच के रहना है। हमेशा किसी के भी पर्सनल स्पेस पे आपने नहीं जाना। माता पिता के बारे में नहीं बोलना है। तुम्हारे माता पिता तो पढ़े ही नहीं है, तुम्हारे माता पिता तो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे बच्चे मैंने देखा है, बच्चे बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को मतलब नहीं बोलना है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल स्पेस। चाहे उसके रिलीजन के बारे में, चाहे उसके पेरेंट्स के बारे में, चाहे उसके फैमिली के बारे में, चाहे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, चाहे उसका भविष्य के बारे में, ऐसी बातें मत बोलना जिससे उसको चुभ जाए वो बातें। अब आया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी है आजकल, ये पहले वाले में स्किल्स में नहीं था। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई, आप लिखित में कई बार लिखी हुई चीजें भी ऐसी हो जाती है जहां पे ना लिखी हुई चीजों में आपको भी थोड़ा बहुत लग जाएगा कि भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। लिखी हुई चीजों में भी कई बार आपको लगेगा कि यार मतलब ये तो मुझसे गुस्सा है, ये तो मुझसे नाराज है, लिखी हुई चीजों में भी, हालांकि उसने मुंह से बोला नहीं है। तो जब भी आप अगर आप व्हाट्सएप देखते हो, व्हाट्सएप के मैसेज से आजकल बहुत से लोग दूसरे वाले बंदे को जज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो सोचता है ये गुस्से में बोला, इसने प्यार से बोला है, पता ही नहीं चलता व्हाट्सएप के मैसेज में। इसीलिए कभी भी अगर आप बात करो तो हमेशा या तो आप फेस टू फेस बात करो या तो आप कॉल पे बात करो। कभी भी व्हाट्सएप के मैसेज देखकर किसी को एनालाइज मत करना कि सामने वाला बंदा प्यार से बोल रहा है या गुस्से से बोल रहा है। अगर उसने कुछ लिख दिया है तो हमको कैसे पता कि इसने गुस्से में बोला, आपको कैसे पता कि यह इसने लिखा है, हमको कैसे पता कि उसकी स्थिति क्या चल रही है। तो हमेशा व्हाट्सएप के मैसेज से लेकर अपने जीवन का फैसला कभी मत करना जीवन में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप रिटर्न में कोई चीज़ बता रहे हो तो वो हमेशा ईजी होनी चाहिए और वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो उसको समझ में आए, और उसका कुछ निष्कर्ष होना चाहिए जो आपने लिखा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो, वहाँ पे सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है या फिर सामने वाले को उससे मतलब नहीं है। ग्रामर और स्पेलिंग जब आप लिख रहे हो तो भाई ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रामर आपने गलत लिख दी, स्पेलिंग आपने गलत लिख दी। प्रूफ रीडिंग करना, ठीक है, और एडिटिंग करना अगर वो ज़रूरी होता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब दोबारा से आपने उसको रीड करना है। एरर इन ग्रामर एंड स्पेलिंग कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज। यहाँ पे क्या है कि आपके जो ग्रामर में एरर होंगे, स्पेलिंग में एरर होंगे, उससे आपका चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो उससे आपने बचना है। व्याकरण और वर्तनी का आपने महत्वपूर्ण ध्यान देना है। फिर आता है कंसाइजन, ठीक है, तो संक्षिप्तता, क्लैरिटी इन कीज, यानी कि कम्युनिकेट द मैसेज इन द फ्यूएस्ट वर्ड पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइसिंग मीनिंग। अब यहाँ पे क्या है, संक्षिप्तता, कंसाइजनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंसाइजनेस। तो यहाँ पे स्पष्टता महत्वपूर्ण है। अर्थ का त्याग किए बिना यथासंभव कम से कम शब्दों में संदेश संप्रेषित करें। इतना लंबा मत लिख देना कि बंदा सामने वाला पढ़े ही ना। नॉर्मल वर्ड्स में लिखो,
कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप लिख सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, डू यू हैव एनी प्लान फॉर टुमारो, इफ यू हैव द प्लान टुमारो प्लीज ऐड मी in your plan, in your group also, so that we can go to the Missouri or everything anything else where you want to go. Okay, तो ये सब सिंपल चीजें। अब इतना बड़ा लिख दोगे आई वॉन्ट टू गो समवेयर वेयर इज द माउंटेन ओवर देयर, क्लाउड्स ओवर देयर, रेन ओवर देयर, एनीथिंग, तो वो समझ में नहीं आएगा ना सामने वाला उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान है। लड़कियाँ ज़्यादातर उसको वो कर देती हैं, मतलब बहुत लंबा लिख देती हैं। ओके, जबकि मीनिंग सेम होता है कि मुझे जाना है तुम्हारे साथ या मुझे यहाँ ले चलो। ओके, फॉर्मेटिंग एंड विजुअल एड्स यूजिंग हेडिंग, आपने हमेशा पहले, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप में हेडिंग लिखो, एक द हेडिंग इज दिस, सब हेडिंग इज दिस, टॉपिक इज दिस, फॉर्मेट इज दिस, वो मत लिखना। ठीक है, मैं नॉर्मल एक लेटर की बात कर रहा हूँ। यूजिंग हेडलाइन, बुलेट पॉइंट्स एंड विजुअल एड लाइक ग्राफ और इमेज एनहेंस रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, तो हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटेंट, अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ दिखा दो कि भाई पिछले इतने सालों में ये सब हुआ, ये सब चीज़ें, बुलेट पॉइंट्स की ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ने का एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि पढ़ने का मन करता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में वृद्धि करती हैं आपकी। टोन एंड स्टाइल, टोन एंड स्टाइल में क्या होता है, अडेप्ट द टोन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग टू मैच द इंटेंडेड ऑडियंस वेदर फॉर्मल, कैजुअल, परसेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव। देखो आपकी ऑडियंस कैसी है, उसके दिमाग को समझो, उसके दिमाग को पढ़ो। अगर आपकी ऑडियंस समझने वाली है तो उसी टोन में, उसी स्टाइल में आपने लिखना है। अगर आपकी टोन यूथ है, यंग है, तो उनको ऐसे वर्ड्स लिखने जो उनको आकर्षित करें, जो उनको मोटिवेट करें। और कोई बूढ़े हैं तो आपको ज़्यादातर उन पे ध्यान देना है कि कैसी जो सात्विक बातें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर बच्चे हैं तो उनको थोड़ा किड्स जोन पे ले जाकर, मतलब किड्स वाली बातों को थोड़ा वहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपके स्वर और शैली के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने श्रोताओं से मेल खाने वाली शब्दों को यहाँ पे आपने प्रयोग करना है। सुनने का कौशल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिसनिंग स्किल। सुनने का कौशल में क्या है, सक्रिय बनाम निष्क्रिय सुनना। सक्रिय सुनने में मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से वक्ता के साथ जुड़ना शामिल है, जबकि निष्क्रिय सुनना केवल बातचीत के बिना सुनना है। ठीक है, सक्रिय, एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग। तो एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व इंगेजिंग विद द स्पीकर थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि आप जो स्पीकर बोल रहा है सामने वाला, उससे आप गैर मौखिक और मौखिक संवाद दोनों से जुड़े हुए, मतलब दोनों में से एक में जुड़े होंगे, मतलब आप उससे बात भी कर रहे हो, आप उसके सुन भी रहे हो, तो ये एक्टिव लिसनिंग होगी। पैसिव में क्या आ गया, नॉन वर्बल क्यूज। विद पैसिव लिसनिंग इज मियरली हियरिंग विदाउट इंटरेक्शन, बस आप फोन में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख लेना इस चीज को, फोन में बात करना एक्टिव लिसनिंग है, सामने खड़े रह के बात करना, उसकी बातों को सुनना। ओके, ये सिंपल मैंने आपको बता दिया। पैसिव लर्निंग का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, जहाँ पे आप फोन में बात कर पाएंगे, जैसे जहाँ पे आपसे पूछेगा वो भाई कि पैसिव लर्निंग क्या होता है, तो समझ लेना। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में क्या आएगा, पैराफ्रेजिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड शोज अंडरस्टैंडिंग एंड अलाउ फॉर क्लैरिफिकेशन इफ नीडेड, यानी कि सिंपल ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो पैराफ्रेजिंग है, जो भी स्पीकर ने कहा है उसको दोबारा से आपने एक समरी में डालना है। समरी में डालने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर ऐसा बना के देना है कि सामने वाला समझ पाए। जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, बहुत देर समझा रहा है, तो आपने एट द एंड बताना कि सर आपने ये बातें बोली, मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हूँ, और इन बातों को पूरी जो उसने आधे घंटे तक बात बोली, आपने 2 मिनट में उसको समझाकर यहाँ पे बता दिया कि आपका जो बोलने का तथ्य था वो ये था। ठीक है, तो चिंतनशील श्रवण जिसे हम बोलते हैं, आपने उसको इस प्रकार से व्याख्यात करना है, इस प्रकार से समझाना है कि वो आप समझ जाओ, स्पष्टीकरण भी आप दे पाओ। एम्पैथेटिक, ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होता है, सहानुभूति पूर्वक आप सुन रहे हो, ठीक है, उसके इमोशंस को सुन रहे हो। यार उसका इमोशन, कोई व्यक्ति है बेचारा, उसके घर में कोई विडंबना, कोई दुर्घटना हो चुकी है, फिर भी वो अपने काम पे आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ बता रहा है। जैसे मेरा, मान लो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। आप समझोगे कि इसके जो वाक्य है, जो इसके बोलने का तरीका, इसमें कुछ आज थोड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ये आप समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में है, या फिर आप समझ जाओगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके इमोशंस क्या है, क्या इसमें ये चाह रहा है। आप समझ जाते हो ना सामने वाले के इंटेंशन क्या है, वो इमोशन होते हैं उसके, जो वो आपको कहना चाह रहा होता है। ठीक है, तो सहानुभूति पूर्वक आपने यहाँ पे उस चीज को सुनना है। अब आता है यहाँ पे अवॉइडिंग इंटरप्टिंग। ये तो बहुत सिंपल है, आपने बीच में जब कोई बात कर रहा होता है उसको बीच में आपने नहीं रोकना है। बीच में रोकोगे तो सामने वाले को यहाँ पे बुरा लगता है, वो चीजें आपने यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, देखो एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इम्पैथी का मतलब समझो यहाँ पे,
तो सहानुभूति होता है एम्पैथी, इमोशनल का भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब अंडरस्टैंडिंग इमोशन, ठीक है, अब आपको अपने इमोशन पता होने चाहिए, ठीक है, अपने इमोशन आपको पता होने चाहिए, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पता होने, तभी आप दूसरे की समझ पाओगे। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना और उन्हें दूसरों के पहचानना भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव है। अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से अपने इमोशंस को समझकर दूसरे को आपने समझना है, इसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, जिसे हम बोलते हैं भावनाओं को समझना। ठीक है, अपनी भावनाओं को देख लो पहले। मान लो मैं किसी को पसंद करता हूँ, सामने वाला व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, तो उसकी भावनाओं को मुझे समझना है यहाँ पर, और मेरी भावनाओं को अगर वो समझ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे उसे उसी प्रकार समझना है कि यार ये मेरी भावना तो समझ नहीं रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये अपनी चीज़ों को मुझे या थोप रहा है या मुझे समझा रहा है, मेरी चीज़ों समझना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें। इफेक्टिव एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होते हैं भाई, किसी से बात कर रहे हो उसकी बातों को आराम से सुनो, जैसे दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए भावनाओं को शांति और स्पष्ट रूप में व्यक्त करना उत्पादक बातचीत के लिए आवश्यक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कभी भी आप बहुत गुस्सा हैं, कभी भी आप नाराज हैं, तो अक्सर दो युवक युवतियों हो, चाहे वो पति पत्नी हैं, चाहे वो माता पिता, तो भी आपस में जब लड़ाई करते हैं तो वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि पास्ट में हुई हुई होती हैं, और वो पास्ट में हुई हुई बातें वो आज उनको बोलकर वो अपना आगे का जीवन खराब कर लेते हैं। तो पास्ट में हुई भी कुछ भी चीज़ें या तो बताओ मत, या तो अगर उस पर बात हो रही है तो आप बचें उस चीज़ से बात करने में, ज़्यादा बातों को आपने पूरा आगे तक नहीं ले जाना है। ओके, पास्ट में हुई बहुत सारी चीज़ें वो आपको आगे, जब आप आज भविष्य में या फिर वर्तमान में उसके बारे में बात करते हैं तो वो आपको चोट ही देती हैं, या फिर वो आपको नाराज ही करती है, या फिर आपको दिमाग ही खराब करती हैं वो। ठीक है, तो इफेक्टिव एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दूसरे का आपकी बातों से क्या प्रभाव पड़ेगा, उन बातों को समझना, तब जाके आपने उस बातों को करना है। एक्टिव एम्पैथी, यानी कि आपने हर किसी को अच्छे तरीके से सुनना है, सहानुभूति प्रदर्शित करना है कि यार मुझे खेद है। ठीक है, खुले संचार के लिए सहायक वातावरण बनाने में मदद करता है, यानी कि आपने सामने वाले को सपोर्टिव दिखाना है कि यार देखो तेरे में दुख है, ये प्रॉब्लम है, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। ओके, आपने मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपकी यहाँ पे ये मदद कर पाऊँ। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। दूसरों से ही मदद लेना है सिर्फ जीवन में, तो वो तो चल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं अगर आपकी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चों ने बोला कि सर ठीक है एमटीएस का पेपर है, कोई वहाँ पे सोशल स्किल की वीडियो दिख ही नहीं रही है, तो मैंने चाहा कि मैं क्यों ना आपको सरल वाक्यों में समझा सकूं। बच्चे जो आप हो, जैसे मैंने नरसों एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने आप लोगों का रिजल्ट देखा, वहाँ पे बहुत 5,000 बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला सर हमारा पेपर है एमटीएस का, आप कुछ कर दीजिए हमारे लिए। ठीक है, मैं चाहता तो मैं नहीं करता, क्या ही हो रहा था, ना मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं ना मुझे कुछ मिल रहा है। जिसने अभी तक जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ गया, मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके लिए वीडियो डालने का, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आप कुछ कर पाओगे मेरे लिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ ताकि ठीक है जो बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प हो पाए, उनके साथ साथ में और बच्चों की भी हेल्प हो पाए जो जो देख रहे हैं। सबका हेल्प होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यूट्यूब को बोल दूंगा कि भाई उन्हीं बच्चों को दिखाओ बस जो मेरे स्टूडेंट हैं, सभी देख पाएंगे। तो ये सभी के लिए भला हो रहा है, क्योंकि अभी से इससे पहले आप सभी को ये चैनल ये मतलब हार्ड लगता होगा सोशल स्किल, लेकिन सोशल स्किल के बारे में जब मैंने खुद पढ़ा, मुझे हालांकि थोड़ी बहुत पता थी पहले से चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो मुझे ये आसान लगा, मुझे लगा क्यों ना आपको बेहतर तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आपको इतना डर ना लगे। अभी तक हार्ड लगता था, अब आपको हार्ड नहीं लग रहा। आप बोलोगे ठीक है सर क्या है, पहले बच्चों के मन में था सोशल स्किल क्या है यार, क्या है, बच्चों ने 10th पास करिए 12th पास करिए ग्रेजुएशन करिए, उनको क्या पता है। लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया, मेरी भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हैं आप लोगों से। ठीक है, जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, भावनात्मक चीज़ें जुड़ी हैं। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मुझे अपने टाइम देना पड़ा ना, मैं रात के 11-12 बजे तक ये नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तक आपसे पैसे भी नहीं लिए, किसी चीज़ के पैसे नहीं है। ठीक है, जो हमारे कोर्सेज हैं बस वही ऑनलाइन जाते हैं, बाकी ये चीज़ें आपके लिए हैं। अब यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अगर आपको जीवन में कुछ इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है जीवन में, आप ये चीज़ को बात ध्यान देना कि हर चीज़ कमा सकते हो, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब तक आप समझते नहीं हो दूसरे वाले की व्यथा, तो सिचुएशन, ऑडियंस, कल्चर, कंटेक्स्ट, तब तक आप अपना मैसेज
इफेक्टिवली और रेलिवेंटली दूसरों को नहीं पहुंचा पाओगे। रेलिवेंटली क्या होता है, मतलब आप ना क्या कर रहे हो, स्थिति, दर्शकों और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर संचार को अपनाना सुनिश्चित करता है कि संदेश प्रासंगिक और प्रभावी है। यानी कि जो लोग हैं वहाँ पर, वो अगर सुन रहे हैं तो यानी कि आपको पता चल जाए कि भाई ये आपका जो आपने दिया था ये बहुत बढ़िया है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेज, भाई अगर आपको 2-3 लैंग्वेज आती है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, भाषा को आपने कभी भी बाधा मान के नहीं चलना है। ठीक है, अगर आपको 2-3 भाषा आती है तो अपनी भाषा में बात करो। भाषा में बात करने में क्या दिक्कत है। एकोमोडेट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज बैरियर प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। जितनी भाषाएं आप सीखेंगे आपका उतना ही कम्युनिकेशन बैरियर है वो हटेगा। ये सीधा ये कहने वाले हैं कि संचार में आपको उतनी वृद्धि होगी लोगों से बात करने में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। अगर आप अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपकी बातों में दम है, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पाओगे और लोगों का जो झगड़ा है उसको आप खत्म कर पाओगे। कॉमन ग्राउंड आप दोनों का निकाल पाओगे कि भाई तुम दोनों को ये करना चाहिए। संघर्ष समाधान इसे बोलते हैं, एक्टिव संघर्ष समाधान, समस्या का समाधान। ठीक है, तो प्रभावी संचार का याद करना है, दोनों पक्षों को सुनना है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष जो आपका दोस्त है सिर्फ उसी को सुन रहे हो। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्रतिक्रिया दोगे आप। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग अ फीडबैक शुड बी डन इन रिस्पेक्टफुल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड मैनर टू प्रमोट ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी है हमेशा। ऐसी प्रतिक्रिया देनी है जिससे विकास हो, जिससे सुधार हो। ऐसा नहीं बोलना कि ये तो हमेशा गलत रहता है, ये हमेशा बेकार रहता है, ऐसा नहीं। हमेशा आपने हमेशा जो एडवाइस है वो सुधार के लिए होनी चाहिए। ओके, ये चीज आपके यहाँ पे ध्यान है, गलत मत बोलना कभी। प्रेजेंटेशन स्किल, ये है प्रस्तुति कौशल। यहाँ पे क्या होगा, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। मैं अपने को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे होता फटे पुराने कपड़े पहन के रखा होता तो आप भी हंसते। ठीक है, कमेंट में लिखते कोई बच्चे। तो यहाँ पे जब भी आप अपने आप को आप प्रेजेंट कर रहे हो, साफ सुथरा कपड़ा, अच्छा चीजें, ग्रूम, वेल ग्रूम, तभी आपको लोग सीरियसली लेंगे। थ्रो प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे आप पढ़ाने से पहले मैंने खुद ये नोट्स बनाए। चाहता तो मैं कहीं से डाउनलोड करके आपको दे सकता था, लेकिन मैंने खुद बनाए ताकि मुझे बनाते वक्त याद भी हो जाए। विजुअल एड का यानी कि इमेजेस का प्रयोग करें, इफेक्टिवली करें और एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दें। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो यहाँ पर मैंने चीज़ें आपके सामने कलर क्यों करें, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल्ड क्यों करा है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्यों लिखा हुआ है, ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आए। ओके, ये चीज़ें ज़रूरी है। इंगेज करना है, एंगेजिंग द ऑडियंस, आपने आई कांटेक्ट बनाना है। अब मैं यहाँ तो आई कांटेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि मैं तो कैमरे में पढ़ा रहा हूँ। वेरिंग टोन, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए और आपने एग्जाम्पल देने हैं बच्चों को उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप बता रहे हो। हैंडलिंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप यहाँ लाइव पढ़ा रहा होता तो लाइव आप मुझे दे सकते थे कि सर आप ये पढ़ा रहे हो। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं रात को लाइव आऊँ 8 बजे और आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यूज पढ़ाऊँ, जो कि यहाँ पे सारे के सारे सोशल स्किल के क्वेश्चन होंगे, 100 एमसीक्यूज। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो लाइव में रात को 8 बजे कल या परसों, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। जितने बच्चे कमेंट में होंगे मैं उतने ही यहाँ पे जल्दी कोशिश करूँगा लाने की। ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन, पहले तो हैंडलिंग क्वेश्चन। मान लीजिए एक स्पीकर है, उससे लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको गुस्सा ला दे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जिनका आप जवाब नहीं दे पाओ। तो आपने उन सभी प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है, आपने सबके इमोशन को समझना है, आपने आत्मविश्वास पूर्वक कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, अपनी एक्सपर्टीज से ध्यान जवाब देना है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं था और आप अब क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। गलत जवाब दोगे तो बेइज्जती होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल भेज रहे हो, ईमेल भेजते वक्त हाय, जैसा हम लोग भी बहुत ज़्यादा ईमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का यूज़ करें। सैल्यूटेशन जैसे डियर डियर बोलना, ठीक है, क्लियर तरीके से बात करें। लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। और ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका जो ईमेल का शिष्टाचार है वो एक बहुत ही अच्छा शिष्टाचार बन जाएगा। ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन में क्या होता है, अब डिजिटल टूल का यूज़ करो। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम है, जैसे यूट्यूब है। आज यूट्यूब सबसे बड़ा इसका कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी यूट्यूब है ना, मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने ये वीडियो सुबह बनाई है, जैसे 10-11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम को 7-8 बजे ये आपको दिख जाएगी। उसके बाद बच्चा कभी भी देखे, 1 साल बाद देखे, 10 साल बाद देखे, उन सभी को ये वीडियोज़ दिख जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक क्या है, इफेक्टिव कोलैबोरेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ मैं, किसका, यूट्यूब का। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं और अपनी दक्षता,
अपनी जो मेरी खुद की इसमें क्या हो रही है, मेरी इसमें खुद की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। माइंडफुल टोन, अब ये सब माइंडफुल टोन का मतलब क्या है, बोलने से पहले अपनी बातों को समझ रहे हो, आपकी बातों में कुछ ना कुछ मतलब है। माइंडफुल टोन, डिजिटल कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो, आपकी टोन हमेशा अच्छी होनी। जैसे फोन में बात कर रहे हो, पता ही नहीं मतलब सामने वाला पता नहीं चलेगा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, लेकिन आपकी बात से समझ सकता है वो, ठीक है। आपके मैसेज में हमेशा, मैसेज में ना वो आपको देख पा रहा है, ना आपको समझ पा रहा है, ना आपको सुन पा रहा है, तो वो और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर पाता है कि आपने बोलना क्या चाह रहे हो। तो हमेशा अपने इंटेंशन को अपने मैसेज में दिखाओ विद अ क्लियर टोन, विद अ क्लियर मैसेज, विद अ क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, फिर आया आपका यहाँ पे कल्चरल अवेयरनेस। कल्चरल अवेयरनेस क्या होता है कि अंडरस्टैंड कर रहे हो आप दूसरे के कल्चर को, दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके जो नॉर्म्स है, एक्सपेक्टेशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं फैला रहे। प्रमोट इंक्लूसिविटी, यानी कि गलतफहमी को रोकता है कि भाई सामने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, कहीं इस धर्म में ऐसा तो नहीं होता, कहीं उस धर्म में ऐसा तो नहीं होता, बहुत से लोग सोचते हैं। ओके, तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को आपने हटाना है, दूसरे के कल्चर को आपने रिस्पेक्ट करना है, और यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो सामने वाले का कल्चर है उसको भी आपने सेम ही महत्व देना है जिस प्रकार से आप अपने धर्म को देते हैं। नॉन वर्बल कल्चरल नॉर्म्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, ठीक है, पर्सनल स्पेस प्रेफरेंस इन डिफरेंट कल्चर, तो ये सब अलग अलग होता है। ओके, यहाँ पे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर है, वो हमेशा आपका ये अलग अलग होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को वो ठीक ही दिखना चाहिए, तभी जाकर वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा। अब ये आ गया आपका लास्ट। अब कंक्लूजन देखो क्या है इस चीज का, वीडियो का कंक्लूजन है, मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व होनिंग वर्बल, non-verbal, written and digital abilities. These skills are essential for building relationships, fostering collaboration and achieving success in various aspects of life. Continuously developing these skills lead to more effective interactions, deeper connection and greater personal and professional achievement. तो यहाँ पर सिंपल वही सारी बातें कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे अच्छे तरीके से आप क्या कर पाएंगे, व्यावसायिक उपलब्धियाँ आपको मिलेंगी, अच्छे संचार कौशल रहेंगे आपके, तो आपको महारत हासिल होगी, जहाँ चाहे वो आपका मौखिक हो, गैर मौखिक हो, लिखित हो, डिजिटल क्षमताएं होती है, इसमें आप निखरेंगे, और इसमें आपके कौशल जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, सहयोग बढ़ेगा, लोग आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, अंत में जो हमेशा होता है वही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इस नोट्स में 20 MCQs हैं, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में, विद आंसर है, विद एक्सप्लेनेशन है, अपने आप को चेक करो, चेक करो, 20 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अपने आप को ये जब पेपर दोगे तो चेक करना, टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है एट लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, SSCB सर्च भी मार लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, 5.5 के सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम में, ये ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोड कर लेना वहाँ पे, ठीक है। वीडियो देख लेना पहले, वीडियो के 1-2 दिन बाद आता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो ये पूरी सीरीज है, यहाँ पे सेकंड लेक्चर था। ऐसे करते हैं, मैं आपके जो पेपर होगा उससे पहले सारे लेक्चर ले आऊँगा। लाइव आना है तो बता देना मुझे, कमेंट में जितने बच्चे लिखेंगे लाइव आना पड़ेगा उतने बच्चों को, रात के 8 बजे या 9 बजे जितना भी होता है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तो गुड बाय, जय हिंद।